गांव की वो सुबह। कुछ दिनों की छुट्टियां मिली तो मैंने शहर की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा अपने ननिहाल उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में बसे एक छोटे से पहाड़ी गांव घनसाली की ओर। यहाँ मेरी मामी जी और उनका बेटा अर्जुन रहते हैं। अर्जुन मेरा हमउम्र भाई है, लेकिन उससे मिलना सालों से नहीं हुआ था। पहाड़ों की ताजगी, देवदार के पेड़ों से छिनती धूप और सुबह की ठंडी हवा ने मन को सुकून दिया। लेकिन जो सबसे अलग था वो थी उस गांव की एक लड़की नैना। नैना गांव के स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका थी। उसकी सादगी, विनम्रता और किताबों के प्रति लगाव ने मेरा ध्यान खींचा। वो रोज सुबह स्कूल जाती और लौटते वक्त बच्चों के साथ हंसती मुस्कुराती नजर आती। उसका चेहरा किसी फिल्मी नायिका जैसा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा विश्वास था कि वो खुद एक कहानी लगती थी। एक दिन अर्जुन ने कहा, चल तुझे नैना दी से मिलवाता हूँ, बड़ी खास है वो। मैं थोड़ा झिझका, लेकिन गया। हम गांव के एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे जहां नैना बच्चों को पढ़ा रही थी। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि हर शब्द कविता जैसा लगता था। उस मुलाकात के बाद मैं हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता और दूर से उसे देखता। मुझे नहीं पता था ये क्या था, आकर्षण, मोह या कुछ और, पर इतना जानता था कि वो कुछ खास थी। एक दिन सुबह जब मैं हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, नैना ने मुझे देख लिया, मुस्कुराए और बोली, हर रोज यहाँ बैठना अब तुम्हारी आदत बन गई है। मैं थोड़ा सकपकाया, पर हंसते हुए जवाब दिया, शायद तुम्हें सुनना अच्छा लग गया है। वो हंसी, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे हमारी बातें शुरू होने लगी। पहले किताबों पर, फिर पहाड़ों पर, फिर जीवन के छोटे बड़े सवालों पर। उसकी बातें किसी पहाड़ी झरने जैसी थी, सीधी, पारदर्शी और जीवन से भरी हुई। एक दिन बारिश के बादल घिर आए थे। मंदिर के सामने वाला मैदान पूरी तरह भीग चुका था। नैना ने कहा, शहर से आए हो, भीगने की आदत नहीं होगी। मैं मुस्कुराया और बोला, यहाँ की बारिश में कुछ अलग बात है, जैसे तुम्हारी कहानियों में। उसने पहली बार मेरी ओर गौर से देखा, फिर कहा, तुम्हारे जाने का वक्त कब है? मैं चुप हो गया। उस पर पहली बार एहसास हुआ कि ये जो कुछ है क्षणिक है, कुछ दिनों का मेहमान हूं मैं। पर जो जुड़ाव हुआ था वो वक्त से परे था। अंत में जिस दिन मुझे वापस लौटना था, नैना ने एक किताब दी, ग्राम्य जीवन की कविताएं। उसमें एक कागज रखा था, उस पर लिखा था, कुछ मुलाकातें पूरी नहीं होती, पर अधूरी रहकर भी बहुत कुछ दे जाती हैं। बस वही सुबह, वही मंदिर, वही नैना अब भी मेरे भीतर कहीं बसी है। घनसाली की वो सुबह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वो एक एहसास था जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैंने किताब को धीरे से थाम लिया। कागज पर लिखे शब्द दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। लौटते वक्त अर्जुन बाइक चला रहा था और मैं पीछे बैठा बस चुप था। मन कहीं और था, मंदिर की उन सीढ़ियों पर, नैना की मुस्कान में और उस अधूरी सी मुलाकात में। शहर लौटकर सब कुछ जैसे पहले जैसा चल पड़ा, ऑफिस, ट्रैफिक, मीटिंग्स, बट अंदर कुछ बदल चुका था। नैना की बातें, उसकी आंखों का आत्मविश्वास और वो किताब, सब हर दिन मुझे खींचते रहे। मैंने उस किताब को कई बार पढ़ा। हर बार उसमें से कुछ नया निकल आता, जैसे नैना खुद कोई पन्ना पलट रही हो। कुछ हफ्तों बाद मैंने एक खत लिखा, नैना के नाम। पोस्ट ऑफिस गया, पर लिफाफा हाथ में ही रह गया। डर था कहीं जवाब ना आए तो, या कहीं जवाब आ गया तो। तभी एक दिन अर्जुन का कॉल आया, भाई, नैना दी का ट्रांसफर हो गया है, अगले महीने वो पढ़ी जा रही हैं। ये सुनते ही कुछ भीतर टूटता सा महसूस हुआ। अब तो घनसाली भी वैसा नहीं रहेगा। अगले ही हफ्ते मैंने छुट्टी ली और दोबारा गांव पहुंचा। बारिश की बूंदें देवदार की पत्तियों से टपक रही थीं। मंदिर की सीढ़ियां गीली थीं, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हूं। तभी नैना आई। उसके हाथ में वही किताब थी जो उसने मुझे दी थी। इस बार उसमें एक और कागज रखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा खत नहीं आया, लेकिन उम्मीद थी कि तुम आओगे। मैंने धीरे से पूछा, और अब? नैना ने कहा, अब रास्ते बदलेंगे, लेकिन कहानियां वही रहेंगी। मैंने वो कागज निकाला, इस पर लिखा था, शब्दों की दुनिया में अगर कोई सबसे सुंदर कहानी है तो वो है... दो अनकहे दिलों की खामोश समझ। नैना पौड़ी चली गई। गांव फिर वैसा ही हो गया था, शांत, पर अब थोड़ा सूना भी लगने लगा। मैं शहर लौट आया, लेकिन अब मेरी सुबहें वैसी नहीं रही। ऑफिस की खिड़की से आती धूप में मुझे मंदिर की सीढ़ियां दिखती और नैना की वो आवाज जो बच्चों को पहाड़ी लोककथाएं सुनाया करती थी। एक दिन ऑफिस में अचानक एक मेल आया उत्तराखंड के शिक्षा विभाग से। मुझे एक परियोजना पर काम करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और साहित्य का प्रभाव। मेरे लेखन और समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि को देखकर मुझे चुना गया था। मैंने बिना एक पल गनवाए हामी भर दी। जब मैं परियोजना की शुरुआत के लिए पौड़ी पहुंचा तो मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या नैना अब भी वैसी ही होगी। परियोजना का उद्घाटन एक छोटे से सरकारी स्कूल में था। वहां पहुंचते ही मेरी नज़र मंच पर गई। नैना वहां थी, एक नई जिम्मेदारी में, एक नई ऊर्जा के साथ। उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में हैरानी नहीं थी, एक अपनापन था, जैसे वो जानती थी मैं फिर से लौटूंगा। कार्यक्रम के बाद हम थोड़ी देर साथ बैठे। अब हमारी बातचीत में वो संकोच नहीं था जो पहले था। नैना ने कहा, शहर की जिंदगी तुम्हें फिर से खींच लाएगी, यहाँ की धीमी रफ्तार रुकने नहीं देगी। मैंने कहा, शायद अब रफ्तार से ज्यादा दिशा मायने रखती है, और तुम्हारे साथ बैठकर लगता है मैं सही दिशा में हूँ। उसने एक गहरी सांस ली। कभी कभी कुछ कहानियां 2 बार शुरू होती हैं, पहली बार अधूरी रहने के लिए, दूसरी बार पूरी होने के लिए। मैंने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ भरोसा नहीं था, एक सवाल भी था, और मैंने उस सवाल का जवाब एक शब्द में नहीं, अपने रहने के फैसले से दिया। पौड़ी में मेरा काम बढ़ने लगा। हम दोनों ने मिलकर गांव-गांव जाकर शिक्षा और साहित्य को लेकर कार्यशालाएं शुरू की। नैना का जुड़ाव बच्चों और औरतों से था, मेरा शब्दों और नीतियों से। लेकिन इन 2 दुनियाओं का संगम कुछ ऐसा बना कि एक नई कहानी जन्म लेने लगी। एक दिन एक छोटे से गांव बंसारी में हमारी कार्यशाला थी। वहां एक बूढ़ी महिला आई, गुड़िया दाई। उसने नैना को देखकर कहा, बिटिया तू तो वही है ना, श्यामा की बेटी। नैना कुछ क्षणों के लिए चुप रह गई, फिर धीरे से बोली, हाँ दाई, मैं वही हूँ। मैं चौंक गया। मैंने नैना से कभी उसके परिवार की बात नहीं सुनी थी। उस दिन लौटते वक्त रास्ते में चुप्पी पसरी रही। आखिर मैंने पूछा, श्यामा कौन थी? नैना ने बताया, मेरी माँ। जब मैं 8 साल की थी पापा हमें छोड़कर चले गए। माँ ने अकेले ही मुझे बड़ा किया, लोगों की बातें, ताने, गरीबी सब सहा। लेकिन उन्होंने एक बात हमेशा कही, बेटी जब तक अपने पांव पर खड़ी नहीं होगी ये पहाड़ तुझसे सीधा मुंह नहीं बोलेगा। उन्हीं की याद में मैं यहीं रह गई, उनकी अधूरी लड़ाई को पूरा करने। उस रात मैंने देर तक सोचा। नैना का जीवन, उसकी चुप्पियां, उसकी ताकत, ये सब अब मुझे और गहराई से समझ आने लगा था। कुछ ही दिन बाद जिले से खबर आई कि शिक्षा विभाग ने हमारी परियोजना को राज्य स्तर तक ले जाने का प्रस्ताव दिया है। एक बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही एक मुश्किल भी। मुझे देहरादून में स्थायी रूप से रहकर काम करना था। मैं उलझ गया, क्या करना चाहिए। रास्ता तरक्की का था, लेकिन दिल वहीं रुक जाना चाहता था जहां नैना थी। मैंने फैसला किया, मैं देहरादून जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं। अगली सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर, जहां कभी मैं चुपचाप नैना को देखा करता था, अब मैं बैठा था नैना के साथ। मैंने कहा, कभी तुमने कहा था कुछ कहानियां 2 बार शुरू होती हैं। मैं चाहता हूँ हमारी कहानी अब रोज लिखी जाए, तुम्हारे साथ, हर सुबह की शुरुआत के साथ। नैना ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। उसने बस इतना कहा, अब हमारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। एपिलॉग। घनसाली की एक और सुबह। 4 साल बीत चुके हैं। अब मैं और नैना देहरादून में रहते हैं, लेकिन हर साल गर्मियों में 1 महीना घनसाली जरूर जाते हैं, जहां ये कहानी शुरू हुई थी। उस मंदिर की सीढ़ियां अब भी वैसी ही हैं, देवदार अब भी धूप छानते हैं, और हर सुबह में अब भी वही सुकून है। पर एक फर्क है, अब हम वहां अकेले नहीं जाते। हमारी 3 साल की बेटी शुभ्रा मंदिर की सीढ़ियों पर भागती है, फूलों के पीछे तितलियां पकड़ती है, और नैना उसे वही लोक कथाएं सुनाती है जो कभी उसने गांव के बच्चों को सुनाई थी। नैना अब एक प्रसिद्ध लेखिका भी बन चुकी है। उसकी पहली किताब पहाड़ की बेटी राज्य स्तर पर पुरस्कृत हुई। उस किताब में उसकी मां श्यामा की कहानी भी है, और हमारी कहानी भी। मैंने भी अब शहर की नौकरी छोड़कर अपना एक साहित्यिक ट्रस्ट शुरू किया है, जो ग्रामीण युवाओं को लेखन और पत्रकारिता की ट्रेनिंग देता है। हमने मिलकर पहाड़ों को सिर्फ यादों में नहीं, कर्म में भी जिया है। एक शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे नैना बोली, सोचा था कुछ मुलाकातें अधूरी रह जाएंगी, लेकिन तुमने उन्हें पूरा कर दिया। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ इसलिए लिखी जाती हैं ताकि कोई पढ़कर यकीन कर सके कि सादगी, प्रेम और इंतजार आज भी जिंदा हैं। गांव की वो सुबह अब सिर्फ एक स्मृति नहीं, एक जीवन शैली बन चुकी है। शब्दों से बुनी एक ऐसी कहानी जो हर बार घनसाली की ठंडी हवा में फिर से जी उठती है।
कुछ महीने बाद देहरादून नैना अपनी दूसरी किताब पर काम कर रही थी, तितलियां लौट आईं, जिसमें वो पहाड़ों की उन औरतों की कहानियां लिख रही थी जो समाज की चुप्पी में भी आवाज बन गईं। वहीं शुभ्रा अब स्कूल जाने लगी थी। वो अपनी माँ की तरह हर चीज को एक कहानी की तरह देखती, चिड़िया, बादल, बारिश, सब उसके लिए किरदार थे। मैंने अपने ट्रस्ट के साथ कुछ नया शुरू किया था, एक पोर्टेबल लाइब्रेरी वैन जो दूर दराज के पहाड़ी गांवों में जाकर बच्चों को किताबें देती थी। उस वैन का नाम था नैना की किताबें। एक दिन हम सब फिर से घनसाली गए। इस बार मकसद सिर्फ स्मृति नहीं था, वहां हमने एक छोटी सी पुस्तकालय की नींव रखी, मंदिर के ठीक सामने। वो वही जगह थी जहां पहली बार मैंने नैना को बच्चों को पढ़ाते देखा था। उस दिन नैना ने शुभ्रा को गोद में लिया और कहा, देख बेटा, यही वो सीढ़ियां हैं जहां तेरा नाम पहली बार मेरे दिल में आया था, शुभ्र उजाला। मैंने पीछे से जोड़ा, और जहां से हम दोनों की सबसे सच्ची कहानी शुरू हुई थी, बिना किसी लेखक के, बिना किसी अंत के। अब घनसाली की सुबहें और भी सुनहरी थीं। हर साल जब हम वहां जाते, बच्चे दौड़कर कहते, नैना दी आ गईं। किताबें भी साथ लाईं, और शुभ्रा, वो अब अपनी नन्ही सी डायरी में कहानियां लिखती थी। शायद एक दिन वो भी लिखे मेरे मम्मी पापा की पहाड़ी प्रेम कहानी। 3 साल बाद अब देहरादून की वो छोटी सी लाइब्रेरी वैन एक बड़ा आंदोलन बन चुकी थी। पर्वत कलम, एक पहाड़ी साहित्यिक मंच जिसकी स्थापना हमने और नैना ने मिलकर की थी। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से युवा लेखक, कवि और शिक्षक अब इस मंच से जुड़े थे। नैना अब राज्य की शिक्षा परिषद की साहित्यिक सलाहकार बन चुकी थी। उसकी किताब तितलियां लौट आईं को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उसी समारोह में पहली बार उसने मंच से मेरी ओर देखा और कहा, इस किताब के शब्द मेरे हैं, लेकिन हौसला उस इंसान का है जिसने मेरी खामोशियों को भी कविता बना दिया। वो पल मेरी आंखें नम कर गया। शुभ्रा अब 7 साल की हो चुकी थी, अपनी माँ की तरह किताबों में खोई रहने वाली, लेकिन अपनी दादी श्यामा की तरह निडर भी। एक दिन वो मेरे पास आए और बोली, पापा, मैं भी नैना बनना चाहती हूँ। बच्चों को पढ़ाऊंगी, कहानियां सुनाऊंगी और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठूंगी। मैंने मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया, बिल्कुल बनना, लेकिन अपनी कहानी खुद लिखना, जैसे तुम्हारी मम्मी ने लिखी। और घनसाली अब वो सिर्फ एक गांव नहीं था, अब वो एक गवाही था इस बात की कि प्रेम, शिक्षा और उम्मीद जब एक साथ चलते हैं तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। वो मंदिर अब एक ग्राम पुस्तकालय बन चुका है, जिसका नाम है श्यामा केंद्र, नैना की माँ की याद में। वहाँ हर हफ्ते गांव की लड़कियां आती हैं, किताबें पढ़ती हैं, कहानियां सुनती हैं और लिखती भी हैं। एक शाम वहाँ एक छोटी बच्ची ने हमसे पूछा, आपकी कहानी का अंत कहाँ है? नैना ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो दूसरों को लिखने की वजह बन जाती हैं। और यही गांव की वो सुबह अब सैकड़ों नई सुबहों की जननी बन चुकी है। अध्याय, शुभ्रा की डायरी। स्थान, घनसाली श्यामा केंद्र पुस्तकालय। मेरी उम्र अब 12 साल है। मम्मी कहती हैं, मैं शब्दों से जल्दी दोस्ती कर लेती हूँ। शायद इसलिए कि मेरी पहली लोरी भी एक कविता थी जो पापा ने सुनाई थी। नैना की सुबह धूप की तरह आहिस्ता सी पर पूरी। हर गर्मी की छुट्टियों में जब हम घनसाली आते हैं, मैं मंदिर की उन पुरानी सीढ़ियों पर बैठती हूँ जहाँ मम्मी और पापा की पहली मुलाकात हुई थी। अब वो सीढ़ियाँ बस पत्थर नहीं, कहानियों की नींव हैं। आज श्यामा केंद्र में बच्चों के लिए मैंने अपनी पहली कहानी पढ़ी, वो लड़की जो पहाड़ों से नहीं डरती थी। सबने ताली बजाई, लेकिन मम्मी की आंखों में जो चमक थी वो किसी पुरस्कार से बड़ी थी। रात को पापा मुझे पुराने रास्तों पर ले गए जहां वो नैना दी को चुपचाप देखा करते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी मम्मी की खामोशियां भी बोलती थीं और मैं हर सुबह उन्हें सुनने आता था। मैंने पूछा, और अब? उन्होंने जवाब दिया, अब मैं तुम्हारी कहानियां सुनने आता हूँ। कभी जो कहानी 2 दिलों के बीच थी, अब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बह रही है। घनसाली अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक परंपरा है जहां हर सुबह कोई नई शुभ्रा, कोई नई नैना और कोई नया कहानीकार जन्म लेता है। और मेरी डायरी की आखिरी पंक्ति आज बस इतनी है, मम्मी की कहानियां शुरू हुई थी सीढ़ियों से, मेरी कहानी शुरू होगी उड़ान से। अध्याय, जब शुभ्रा ने उड़ान भरी। स्थान, देहरादून इंटर स्कूल साहित्य प्रतियोगिता। इस बार मैं अकेली मंच पर थी, हजारों बच्चों के बीच, लेकिन मेरा मन उस एक कहानी में डूबा था जो मेरी नहीं होकर भी मेरी थी, मम्मी की कहानी। मैंने अपनी कहानी का नाम रखा सीढ़ियां और सपने। मैंने बोलना शुरू किया, कभी किसी पहाड़ी गांव की सुबह ने एक लड़की को बदल दिया था। वो लड़की किताबें लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती थी, कभी खुद को पढ़ने के लिए, कभी दूसरों को पढ़ाने के लिए।
उस सीढ़ी पर एक लड़का बैठा करता था चुपचाप। वो सिर्फ देखता था, सुनता था और धीरे धीरे उससे प्रेम कर बैठा। उन दोनों की कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी, पर जब वो साथ हुए तो पूरी घाटी में कहानियां उगने लगीं। मेरी आवाज लड़खड़ाई पर मैं रुकी नहीं। अब उन दोनों की बेटी हूं मैं, शुभरा, और मैंने भी सीढ़ियों पर बैठना सीखा है, लेकिन अब मैं वहीं से उड़ना चाहती हूँ। तालियां बजी, बहुत जोर से। मम्मी और पापा मंच के नीचे बैठे थे। मैंने उनकी ओर देखा। मम्मी की आंखें भरी थीं। पापा ने बस इतना कहा, अब ये कहानी तुम्हारी है। एक नई शुरुआत। उस शाम हम तीनों फिर से घनसाली लौटे। अब वहाँ श्यामा केंद्र के बाहर एक नई पट्टी लगी थी, शुभरा भवन, पहाड़ों की उड़ान। अब वहाँ हफ्ते में एक दिन लड़कियां अपने सपनों के बारे में लिखती हैं, चित्र बनाती हैं, कविताएं सुनाती हैं। और शुभरा, वो अब अपनी पहली किताब पर काम कर रही है। नाम है सीढ़ियों से आसमान तक। अंतिम अध्याय। सीढ़ियों पर वो शाम। घनसाली की ठंडी हवा में हल्की सी ठिठुरन थी। मंदिर की पुरानी सीढ़ियों पर सूर्यास्त की सुनहरी किरणें बिखर रही थीं। मैं और नैना दोनों वहीं बैठे थे, उन सीढ़ियों पर जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। नैना ने अपनी चादर अपनी गोद में समेट ली और मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराई। याद है जब पहली बार तुम मुझे दूर से देखते थे? उसने धीरे से पूछा। मैं हंसा। हाँ, उस दिन मेरी दुनिया बस तुम ही थी, पर बोल नहीं पाया था। वो नजरें झुकाकर बोली, मैं जानती थी। तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा प्यार छिपा था। हमारे बीच एक नर्म सा सन्नाटा था, वो सुकून जो केवल दो दिलों के बीच गहराई से महसूस किया जा सकता है। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। नैना, इस पहाड़ की ठंडी हवा में तुम्हारा साथ मिल गया तो मेरी जिंदगी में गर्माहट आ गई। मैं चाहता हूँ हर सुबह तुम्हारे साथ उठूं, हर शाम इसी सीढ़ी पर बैठकर तुम्हारा हाथ थामूं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और विश्वास का समंदर था। और मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ हर कहानी को जीना, हर सपना पूरा करना। ये सीढ़ियाँ हमारी शुरुआत हैं, मगर ये कहीं खत्म नहीं होंगी। हमने एक दूसरे को करीब पाया। पहाड़ों की आवाज़ें, दूर गुजरती हवाओं की सरगोशी और मंदिर की घंटियाँ हमारे प्यार की गवाही दे रही थीं। उस शाम, घनसाली की वो सुबह जो कभी हमारी जुदाई की वजह बनी थी, अब हमारे प्यार की सबसे खूबसूरत शाम बन गई। हमने वहां से उठकर नई जिंदगी के लिए चलना शुरू किया, एक साथ, एक दिल, एक रास्ता। सारांश। गांव की वो सुबह एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती घनसाली की पृष्ठभूमि में बुनी गई प्रेम, संघर्ष और आशा की कहानी है। शहर की भागदौड़ से दूर एक युवक अपने ननिहाल लौटता है, जहां उसकी मुलाकात नैना से होती है, गांव की शिक्षिका जो अपनी सादगी और दृढ़ता से जीवन को जी रही है। धीरे धीरे उनके बीच गहरा रिश्ता बनता है, जो पहाड़ों की ठंडी हवा में भी गर्माहट भर देता है। कहानी में नैना की पृष्ठभूमि, उसके परिवार की कहानी और उनके संघर्ष को भी बखूबी उकेरा गया है। दोनों मिलकर शिक्षा और साहित्य को गांव-गांव पहुंचाते हैं, अपने प्रेम को अपने काम से जोड़ते हैं। उनकी बेटी शुभरा नई पीढ़ी की उम्मीद बनती है, जो इस कहानी को आगे बढ़ाती है। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि एक साझा उद्देश्य, संघर्ष और उम्मीद के लिए भी होता है। ये बताती है कि कठिनाइयों के बीच भी जब दो दिल एक साथ होते हैं, तो वे जीवन की हर सुबह को खास बना सकते हैं। गांव की वो सुबह ये संदेश देती है कि कहीं भी, कभी भी, सच्चे दिल और इच्छाशक्ति से बनाई गई कहानी कभी खत्म नहीं होती, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ये कहानी शिक्षा, रिश्तों और प्रकृति की सुंदरता को जोड़ती है और प्रेम की गर्माहट को ठंडी पहाड़ी हवा में भी महसूस कराती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम ऐसी खूबसूरत कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।